नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए, हम लोग घटनासार पढ़ रहे थे और घटनासार में हम लोग अभी तक यूपी स्पेशल और राष्ट्रीय जो करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न हैं उनको हम पढ़ चुके हैं। आज हम इंटरनेशनल घटनाओं की अर्धवार्षिकी को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, 50वां G7 शिखर सम्मेलन, ठीक है, अभी जून में हुआ था ये 50वां G7 शिखर सम्मेलन, जो कि इटली के अपूलिया के फसानो शहर में एक जगह है जिसका नाम है बोर्गो इग्नाजिया, यहाँ पर ये आयोजित हुआ। तो आप ये तो याद रखेंगे ही कि G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है। आप ये भी याद रख सकते हैं कि ये अपोलिया, फसानो शहर और बोर्गो इग्नाजिया ये जगह कहाँ पर है, इटली में है। ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। आप इसको अपने एटलस में भी देखें कि ये इटली में कहाँ पर है, ठीक है। इटली की अध्यक्षता में जो ये सम्मेलन हुआ था, इसमें 7 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष के अलावा यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व करने वाली यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के सदस्य भी शामिल हुए, ठीक है। अब देखिए, ये सम्मेलन इम्पोर्टेंट क्यों था, क्योंकि ये एक आउटरीच सत्र था। आउटरीच सत्र का क्या मतलब होता है? ऐसे सत्र या ऐसी मीटिंग्स जिनमें G7 के सदस्य देश और आमंत्रित गैर सदस्य देश तथा संगठन हिस्सा लेते हैं, उसको कहा जाता है आउटरीच सत्र। इस सत्र में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाती है। मतलब ये हुआ कि G7 के सदस्य देश तो शामिल होंगे ही, इसके अलावा जो गैर सदस्य देश हैं और अन्य संगठन जो कि इसका हिस्सा नहीं है, उनको भी इनवाइट किया जाता है। तो इस आउटरीच सत्र के लिए भारत भी इसमें शामिल हुआ था। इसके जो प्रमुख बिंदु थे G7 समिट 2024 के, वो क्या थे कि G7 पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट की महत्वपूर्ण पहलों को बढ़ावा दिया जाए। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित इस पहल की बात हुई। दूसरा, ये जो पहल है PGII, इसकी शुरुआत सबसे पहले अमेरिका और G7 सहयोगियों के द्वारा वर्ष 2022 में की गई थी, 48वें G7 शिखर सम्मेलन के दौरान। तो आप ध्यान रखेंगे इसकी शुरुआत की गई थी, कब की गई थी। हो सकता है इसके बारे में पूछ लिया जाए कि PGII के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये बुनियादी ढांचे से संबंधित जो कमियां हैं उनको दूर करने से संबंधित है। इसमें अमेरिका 2027 तक 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि आवंटित करेगा, ठीक है। G7 विकासशील देश जितने भी हैं, मध्यम आय वाले देश हैं, उनको आधारभूत परियोजनाएं वहाँ पर पूरी करने के लिए यहाँ पर अमेरिकी डॉलर की राशि दी जाएगी इन सारे देशों के द्वारा जो कि इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट है भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा को समर्थन और प्रोत्साहन। तो G7 राष्ट्रों ने IMEC को बढ़ावा देने में भी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो भारत है, इसके द्वारा मध्य पूर्व और यूरोप को रेल, सड़क और समुद्री मार्ग के द्वारा एक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा परिवहन का, भारत का। इसका उद्देश्य ये है, बस इतना ध्यान रखेंगे। 2023 सितंबर में नई दिल्ली में जो G20 का सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर इसको लेकर साइन किए गए थे। और देखिए, कुछ गलियारे हैं जो कि आधारभूत अवसंरचना परियोजनाओं से संबंधित हैं। कौन कौन से हैं उसको ध्यान रखें थोड़ा सा आप। जैसे कि एक ये है लोबिटो कॉरिडोर। तो ये अंगोला के अटलांटिक तट पर स्थित लोबिटो के बंदरगाह शहर से कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और जाम्बिया तक फैला हुआ है, ठीक है। तो आप ये भी याद रखेंगे कि लोबिटो कहाँ पर है, ये एक बंदरगाह शहर है जो कि अंगोला के अटलांटिक तट पर स्थित है। नेक्स्ट है लुजोन कॉरिडोर। तो लुजोन एक आइलैंड है, कहाँ पर, फिलीपींस में। तो लुजोन के फिलीपींस के लुजोन द्वीप पर स्थित है एक गलियारा। किससे संबंधित है? ये सारे अवसंरचना से संबंधित है, यहाँ पर हम देख ही रहे हैं ऊपर। नेक्स्ट है मिडिल कॉरिडोर। इसे ट्रांस कैस्पियन अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। ये यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला प्रमुख परिवहन नेटवर्क है, मिडिल कॉरिडोर। इसको आप जरूर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव, अफ्रीका के साहिल क्षेत्र में, जो अफ्रीका का जो क्षेत्र है, अब ये वाला जो अफ्रीका है, यहाँ पर जो एरिया है इसको साहिल क्षेत्र कहा जाता है, जो कि एक मरुस्थलीकरण रेगिस्तान वाला एरिया है। तो वहाँ पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है
यूक्रेन को असाधारण राजस्व त्वरण ऋण। तो आपको पता ही है अभी युद्ध चल रहा है, तो वहाँ पर यूक्रेन को मदद करने के लिए G7 सदस्य देशों द्वारा वर्ष 2024 के अंत तक यूक्रेन को लगभग 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान इटली की अपनी पहली विदेश यात्रा पूरी की। तो मोदी जी की ये पहली विदेश यात्रा है उनके तीसरे कार्यकाल के दौरान, तो आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है परमाणु हथियारों पर सिप्री की रिपोर्ट। तो स्वीडन की एक थिंक टैंक है जिसका नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको सिप्री कहा जाता है। तो इसके द्वारा भी हाल ही में एक 55वीं रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पिछले 5 सालों में जो पूरी दुनिया का सैन्य पर होने वाला खर्च है, तो उन्होंने अपने परमाणु शस्त्रागार में परमाणु हथियारों पर जो खर्च होता है उसके इन्वेस्टमेंट में 33% की वृद्धि की है। इसमें टॉप पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने 51.5 बिलियन डॉलर का खर्च किया है, जो कि पूरी दुनिया में जितना खर्च होता है उसका 80% है। तो केवल अमेरिका 80% खर्च करता है। नेक्स्ट चीन 11.8 बिलियन डॉलर, उसके बाद रूस का नंबर आता है। और नेक्स्ट है, और देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि सिप्री की रिपोर्ट ये भी बताती है कि वैश्विक परमाणु हथियारों की जो कुल संख्या है उसमें बहुत ही मामूली कमी दर्ज की गई है। जैसे कि पूरा विश्व जो है परमाणु निशस्त्रीकरण की बात करता है कि जितने भी जो परमाणु हथियार हैं उनको क्रमिक रूप से धीरे धीरे कम किया जाए, लेकिन कम ना करके उनको बढ़ाया जा रहा है। कमी जो है बहुत ही मामूली दर्ज की गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो परमाणु वारहेड का सैन्य भंडार है वो सबसे ज़्यादा किसके पास में है? रूस के पास में है, 5580। दूसरे नंबर पे अमेरिका का नंबर आता है और भारत के पास में है 172। यूरोपीय संघ ने प्रकृति बहाली कानून को मंजूरी दे दी है। तो ये क्या है? यूरोपीय संघ के जो पर्यावरण मंत्री हैं इन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्वास के लिए यहाँ पर एक बहुचर्चित कानून था, संरक्षण कानून, जो कि पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करने से संबंधित है, तो उसको मंजूरी दे दी है। इससे क्या होगा कि जितने भी पारिस्थितिकी तंत्र हैं वहाँ पर जो उनका प्राकृतिक स्थिति थी उनको बहाल किया जाएगा। मतलब जैसी पहले स्थिति थी, हो सकता है वहाँ पर आज के समय में जो पेड़ रहे होंगे वो काट दिए गए, या पेड़ गिर गए, या फिर जो दलदल थी वो अब गीली नहीं रही हैं, या फिर जो नदियाँ थीं वो सूख गई हैं, तो उनको पुरानी स्थिति में लाने के लिए जैसे कि जंगलों को फिर से उगाया जाएगा, दलदल को गीला किया जाएगा, नदियों को उनके प्राकृतिक मुक्त प्रवाह अवस्था में वापस लाया जाएगा। इसके लिए एक कानून को यहाँ पर मंजूरी दी गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी है। इसका उद्देश्य क्या है? यूरोप के प्राकृतिक आवासों की गिरावट को रोकना। कानून ने पीटलैंड जैसे विशिष्ट लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को सोख लेते हैं और जलवायु परिवर्तन को रोकने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024। तो ये 9वें संस्करण था इसका। इसके अनुसार ये बताया गया है कि पर्यावरण, स्वास्थ्य और भूख के जो SDG हैं उसमें दुनिया पिछड़ रही है। आप लोगों को मालूम होगा जो SDG है 17 SDG हैं, तो उन 17 SDG के बारे में ये रिपोर्ट जारी की गई है कि किस SDG में प्रगति हो रही है और किस SDG में हमारा विश्व में गिरावट आ रही है। तो कौन से देश काम कर रहे हैं, कौन से देश काम नहीं कर रहे हैं, इससे संबंधित रिपोर्ट इसमें दी गई है। तो यहाँ पर फाइनली रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि 17 SDG जिनका लक्ष्य 2030 रखा गया था पूरा करने का, तो कोई भी देश ऐसा नहीं है जो 2030 तक इन लक्ष्यों को हासिल कर पाएगा। तो ये बताया है इसमें। रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि वैश्विक स्तर पर औसतन केवल 16% SDG लक्ष्य 2030 तक पूरी होने की राह पर हैं, जबकि शेष 84% SDG लक्ष्यों की प्रगति में उलटफेर दिखाई दे रहा है। तो ये जो SDG है आप इनको पढ़ लेंगे कौन सा SDG से क्या संबंधित है, SDG 1, SDG 2, SDG 3, क्योंकि इससे संबंधित भी पिछले 2-3 सालों में देखा गया कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंस में तो हर बार क्वेश्चन आता ही है। नेक्स्ट है, इसमें यह बताया गया है कि जो भी नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पर SDG को प्राप्त करने में या SDG उपलब्धि में अग्रणी देश बने हुए हैं नॉर्डिक कंट्रीज। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नॉर्डिक कंट्रीज कौन कौन सी हैं।
आप चाहें तो गूगल का भी सहारा ले सकते हैं। 2024 एसडीजी सूचकांक में फिनलैंड टॉप पर है। मतलब ये देश एक ऐसा देश है जो कि बहुत अच्छी प्रगति कर रहा है सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको पूरा करने में, जिनका लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। तो नंबर 1 पे फिनलैंड है, दूसरे नंबर पे स्वीडन है। अगर हम भारत की बात करें तो 2024 एसडीजी सूचकांक में भारत का स्कोर भारत का जो स्कोर है वो 64 है और भारत की रैंक है 109। तो भारत 109वें नंबर पर है। सबसे खराब स्थिति में है दक्षिणी सूडान, उनके बाद में मध्य अफ्रीकी गणराज्य और नेक्स्ट चाड। तो भारत का स्थान रखेंगे ध्यान आप 109, जो कि 167 देशों में है। नेक्स्ट है यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन। तो स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक रिसोर्ट, तो ये ध्यान रखें ये कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। यहाँ पर यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन में 80 देशों में इस बात पर सहमति बनी है कि युद्ध को खत्म करने वाले किसी भी समझौते का आधार यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि यूक्रेन को खंडित कर दिया जाए, उसके क्षेत्रों को अलग अलग कर दिया जाए, उसकी क्षेत्रीय अखंडता बनी रहनी चाहिए। तो इस बात पर सहमति बनी है। रूस की गैर मौजूदगी में संयुक्त बयान जारी किया गया। सम्मेलन में 100 देशों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। रूस को सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया था। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, भारत, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और संयुक्त अरब अमीरात ने संयुक्त दस्तावेज पर साइन नहीं किए हैं। भारत की ओर से विदेश मंत्रालय के सचिव पवन कपूर सम्मेलन में शामिल हुए। तो ध्यान रखेंगे भारत की ओर से कौन शामिल हुआ है, पवन कपूर शामिल हुए हैं। भारत ने साइन इसलिए नहीं किया क्योंकि भारत का मानना है कि समाधान के लिए रूस यूक्रेन के बीच ईमानदार और व्यवहारिक भागीदारी होनी चाहिए। तुर्की ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है क्लाउडिया शीनबाम, ये मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए एग्जाम में ये इसको आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो मेक्सिको सिटी की जो पूर्व मेयर रह चुकी हैं क्लाउडिया शीनबाम, जो कि मेक्सिको देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनका कार्यकाल 6 साल का होगा और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि ये पूरे नॉर्थ अमेरिका से किसी देश की राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैश्विक ऊर्जा संरक्षण सूचकांक 2024, जो कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। नीचे आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई थी। तो इसके द्वारा 120 देशों पर आधारित वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 रिपोर्ट जारी की गई। ऊर्जा संक्रमण क्या है? ऊर्जा संक्रमण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी देश जो हमारे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं इन पर निर्भरता कम करके नवाचारी और जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं इन पर अपनी निर्भरता को बढ़ाता है। जैसे कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं? कोयला, तेल, गैस। यहाँ से शिफ्ट होता है किस ओर? सौर ऊर्जा की ओर, पवन ऊर्जा की ओर, जल या फिर जैव ऊर्जा की ओर। तो इसको कहा जाता है ऊर्जा संक्रमण। तो इस मामले में भारत की जो रैंक है वो 63 है, 63 नंबर पर है भारत 120 देशों में। विश्व आर्थिक मंच ने बताया भी है कि भारत ने ऊर्जा इक्विटी, सुरक्षा और स्थिरता में बेहतर प्रदर्शन किया है और इसमें टॉप पर है स्वीडन। तो स्वीडन टॉप पर है, दूसरे नंबर पर डेनमार्क है। सबसे खराब स्थिति है कांगो की और उसके बाद में यमन। नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसके द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया गया है 163 देशों के लिए। इन 163 देशों में दुनिया की 99.7% आबादी रहती है और इसमें बताया गया है कि सूचकांक के अनुसार वैश्विक शांति का औसत स्तर 2024 में 0.56% कम हुआ है। ये शांति के स्तर में गिरावट को दिखा रहा है। मतलब इसमें बताया गया है कि शांति के स्तर में गिरावट का लगातार ये 5वां साल है। इस वर्ष 65 देश ऐसे हैं जहां पर शांति में सुधार हुआ है। टॉप पर है आइसलैंड, जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। सबसे खराब स्थिति है यमन की, इससे पहले हमने यहाँ भी देखा था ऊपर यमन। ये वैश्विक ऊर्जा संक्रमण, यहाँ पर यमन दूसरे नंबर पर है खराब स्थिति में और यहाँ पर शांति के मामले में सबसे खराब स्थिति में टॉप पर बना हुआ है यमन और सबसे अच्छी स्थिति है आइसलैंड की। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में एक 5 अंकों का सुधार हुआ है, अर्थात 5 स्थान का सुधार हुआ है और भारत 116वें स्थान पर है। 3 मानदंड हैं
जिनके आधार पर ये तय किया जाता है कि कौन से देश में शांति की स्थिति बनी हुई है या नहीं है। एक है सामाजिक सुरक्षा और संरक्षा, दूसरा है चल रहे घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा संघर्ष, और नेक्स्ट है सैन्यकरण की डिग्री। थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दी गई है। तो थाईलैंड की नेशनल असेंबली, संसद के उच्च सदन जिसको सीनेट कहा जाता है, जिसने समलैंगिक विवाह को कानूनी मंजूरी वहाँ पर दे दी है। इसके साथ ही थाईलैंड साउथ पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया में ऐसा कानून लागू करने वाला पहला देश बन गया है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ताइवान और नेपाल पहले भी ऐसा कर चुके हैं। तो ताइवान और नेपाल के बाद अगर हम देखें तो थाईलैंड ऐसा करने वाला एशिया का तीसरा देश बन गया है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024, येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। हालांकि इसको याद ना रखें आप, केवल आप इतना याद रखेंगे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। तो इसमें भारत की जो रैंक है वो 176 है 180 देशों में, मतलब भारत की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है। 2022 के सूचकांक में भारत अंतिम स्थान पर था। ये वाली लाइन भी आप याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। इस वर्ष भारत की रैंक 176 है और 2022 में भारत अंतिम स्थान पर था। तो इस तरह से भी पूछ सकते हैं। वैश्विक स्तर पर एस्टोनिया ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 59% की कमी लाकर टॉप पर बना हुआ है। तो नंबर 1 पर है कौन सा देश? एस्टोनिया। नेक्स्ट है फिनलैंड। ऐसा क्यों हुआ है यहाँ पर कि भारत जो है इतना ज़्यादा पिछड़ गया है? तो भारत के पिछड़ने का मुख्य कारण है इसकी कोयला पर निर्भरता। ठीक है, और अभी हमने देखा भी यहाँ पर पीछे देखा था जो ऊर्जा संक्रमण की स्थिति है, तो भारत की रैंक इसमें अच्छी है, भारत सुधार कर रहा है। तो भारत जो है पारंपरिक स्रोत से गैर पारंपरिक स्रोत की ओर भारत जो है ट्रांसफर हो रहा है। तो आने वाले समय में देखा जा सकता है कि भारत की रैंक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में सुधर जाएगी। नेक्स्ट है मानव विकास रिपोर्ट 2023-24। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को मानव के द्वारा जो है मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई है। इसका शीर्षक है ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, बटी हुई दुनिया में सहयोग की पुनर्कल्पना। 193 देशों को इसमें रैंकिंग दी गई है और नंबर 1 पर है इसमें स्विट्जरलैंड, सबसे लास्ट है सोमालिया। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सोमालिया की राजधानी क्या है और ये किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है। भारत की जो रैंक है 2022 में 134 भारत की रैंक इसमें है। इससे पहले भारत की जो स्थिति थी वो 135 थी, अर्थात एक स्थान का भारत को सुधार मिला है। इकोसोक के विभिन्न सहायक निकायों के चुनाव में भारत की जीत हुई है। तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 17 सहायक निकायों में जो पद खाली पड़े हुए थे वहाँ पर अभी चुनाव हुए और उन चुनावों में भारत को भारी सफलता मिली है। तो 2025-29 के लिए महिलाओं की स्थिति पर आयोग, 25-27 के लिए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष और खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी बोर्ड आदि निकायों के लिए भारत को चुना गया। तो इम्पोर्टेंट है, भारत की जगजीत पवाड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में 2025-30 के 5 वर्ष के लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव में चुना गया। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे आप। तो ये जो है इकोसोक संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ये संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में से एक है। क्वाड के बाद स्क्वाड। तो देखिए, अमेरिका के नेतृत्व में चीन की घेरेबंदी करने के लिए जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपीन ने मिलकर एक संगठन बनाया है जिसका नाम रखा गया है स्क्वाड। ठीक है, और क्वाड में कौन कौन था? यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। फिलीपीन नहीं था। फिलीपीन को अगर ऐड कर दिया जाए, इंडिया को हटा दिया जाए, स्क्वाड बन जाएगा, और फिलीपीन को हटा के इंडिया को ऐड कर दिया जाए तो स्क्वाड बन जाएगा। स्क्वाड 4 सदस्य देशों अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपीन का एक राजनीतिक संगठन है जिसकी पहल क्या है? हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो चीन की आक्रामकता बढ़ती जा रही है उस पर कंट्रोल किया जाए। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल यूएई। तो संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने दुबई के अल मकतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विश्व के सबसे बड़े हवाई अड्डे के टर्मिनल की योजना बनाने की घोषणा की है। इसकी जो वार्षिक क्षमता है वो 260 मिलियन यात्रियों की होगी, जो कि विश्व के किसी भी अन्य हवाई अड्डे से अधिक होगी। ठीक है, तो ये टर्मिनल क्या होता है? जो भी हवाई अड्डे होते हैं, हवाई अड्डे पर
जो रनवे होता है उसके अलावा जो अतिरिक्त एरिया होता है टर्मिनल, उसको टर्मिनल कहा जाता है। तो उसकी क्षमता को बढ़ाया जा रहा है जिससे कि 260 मिलियन यात्रियों की क्षमता हो जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट है इसमें TCS ने अपने पहले ह्यूमन सेंट्रिक AI सेंटर की स्थापना की है। तो फ्रांस के पेरिस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित चूज फ्रांस शिखर सम्मेलन में भारत की प्रमुख IT सेवा प्रदाता कंपनी TCS ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ह्यूमन सेंट्रिक AI सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। मतलब सीधे से आप ये समझ सकते हैं कि TCS जो है अपना सेंटर खोल रहा है कहाँ पर, फ्रांस में। नेक्स्ट है टाइम्स हायर एजुकेशन की यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई है अभी हाल ही में। तो टाइम्स हायर एजुकेशन 2024 को यूनिवर्सिटी इम्पैक्ट रैंकिंग जारी की गई है। इम्पैक्ट रैंकिंग दुनिया की एकमात्र ऐसी रैंकिंग प्रणाली है जो संयुक्त राष्ट्र के स्थिरता लक्ष्यों में विश्वविद्यालयों को के योगदान को मापती है। तो इसमें 17 सतत विकास जो लक्ष्य हैं उनकी दृष्टि से हायर जो शिक्षण संस्थान हैं उनके आधार पर यह तय की जाने वाली रैंकिंग में प्रतिनिधित्व के हिसाब से भारत यहाँ पर पहले स्थान पर है। तो रैंकिंग में भारत के 105 संस्थानों ने भागीदारी की, जबकि 2019 में ये संस्था केवल 13 थी। THE यानी कि टाइम्स हायर एजुकेशन की इम्पैक्ट रैंकिंग को विश्व आर्थिक मंच भी मान्यता देता है। तो भारत के कई सारे संस्थान इसमें शामिल थे, बहुत सारे संस्थानों के अलग अलग स्थान इसमें रहे हैं। मतलब ओवरऑल आप देखेंगे तो बस इतना ध्यान रखें कि भारत के जो 105 संस्थानों ने इसमें भागीदारी की है, तो ओवरऑल अगर हम देखें रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से SDG में, तो भारत पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है लैंगिक समानता सूचकांक 2024 जो कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत 2 स्थान नीचे खिसककर 129वें स्थान पर आ गया है। आइसलैंड यहाँ पर टॉप पर बना हुआ है, जबकि पाकिस्तान की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। पाकिस्तान सबसे नीचे है, पाकिस्तान दक्षिण एशिया में सबसे नीचे है। ठीक है, सबसे नीचे की अगर हम बात करें तो सूडान सबसे खराब स्थिति में है 146 देशों में। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की गई है, इस बात को आप मेंस में या फिर कहीं भी ऐसे में प्रयोग कर सकते हैं। दुनिया ने लैंगिक असमानता का 68.5% हिस्सा समाप्त कर लिया है, लेकिन वर्तमान गति से जिस गति से लैंगिक समानता पर काम कर रहे हैं, पूरी तरह से लैंगिक समानता को प्राप्त करने में अभी 134 साल और लगेंगे, जो कि इंसानों की 5 पीढ़ियों के बराबर है। रिपोर्ट ये बताती है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार लैंगिक असमानता 0.1% ही कम हो पाई है। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है। बस यही था आज का अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। अभी इसमें थोड़ा एक और रह गया है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।